मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आज राजनीतिक दर्शन पर अपने व्याख्यान की शुरुआत करता हूं और इसमें सबसे पहले हम प्लेटो पर विचार करेंगे, प्लेटो के दर्शन पर, प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर। आपका स्वागत है। प्लेटो दार्शनिकों का दार्शनिक, सुकरात का शिष्य, अरस्तु का गुरु, आदर्श राज्य का प्रणेता और रिपब्लिक जैसे महान ग्रंथ का रचयिता। प्लेटो के बारे में एमर्सन के कथन से हम अपने व्याख्यान को शुरुआत करते हैं। एमर्सन कहता है, प्लेटो दर्शन है, दर्शन प्लेटो है। दर्शन और प्लेटो दोनों समानार्थी हैं। जैसे हम कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। यहां पर ईश्वर और सत्य दोनों समानार्थी हैं। इसी प्रकार से एमर्सन कहता है, प्लेटो दर्शन है, दर्शन प्लेटो है। प्लेटो और दर्शन को उसने समानार्थी माना। दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ सामान्य से देखना होता है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वो दर्शन हुआ। लेकिन यहां पर दर्शन का अर्थ कुछ और है। दर्शन का अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार करना। प्रत्येक वस्तु के पीछे एक सत्य निहित होता है। उस सत्य को जानना सत्य का साक्षात्कार अर्थात दर्शन होता है। उदाहरण के लिए, आप गाय खरीद के लाए, गाय को आपने बांध दिया, रात को सो गए। प्रश्न यह उठता है कि आपने गाय को बांधा या गाय ने आपको बांधा है। गौर करिए, रात में कोई आहट होती है, कोई खटका होता है, कोई आवाज आती है, आप तत्काल झांक कर देखते हैं कि गाय और उसका बछड़ा दोनों सही सलामत है या नहीं। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप पर कोई भी विपत्ति आ जाए तो गाय आपको झांक कर नहीं देखेगी कि मेरा मालिक सही सलामत है या नहीं। तात्पर्य यह है कि भौतिक रूप से भले ही आपने गाय को बांधा हो, लेकिन वस्तुतः यह सत्य है कि गाय ने आपको बांधा है। गाय आपको छोड़कर के भाग सकती है, लेकिन आप गाय को छोड़कर के जा नहीं सकते। ये सत्य है। इस सत्य को जानना दर्शन कहलाता है। इस दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा क्या है? जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी परीक्षा मानी जाती है। शिक्षक यह जानने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी को उस विषय के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से कोई बात पूछता है तो वो उसकी जिज्ञासा है। विद्यार्थियों का शिक्षक से प्रश्न पूछना, शिक्षकों से कोई बात के बारे में पूछना, वह जिज्ञासा मानी जाती है। दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो के मन में ऐसी कौन सी जिज्ञासा थी जिसके चलते वह एक सामाजिक प्राणी से दार्शनिक प्राणी बन गया। देखें प्लेटो की जीवनी। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी मृत्यु 348 ईसा पूर्व में हुई थी। वह लगभग 80-81 वर्ष तक जीवित रहा। प्लेटो का जन्म प्राचीन यूनान के एथेंस में हुआ था। एथेंस उस समय भी बहुत बड़ा नगर राज्य था। यह माना जाता है कि एथेंस की जनसंख्या उस समय 6 लाख थी, जिसमें 2 लाख नागरिक थे, 4 लाख दास थे। तो एथेंस उस जमाने से बहुत बड़ा शहर रहा है, नगर रहा है। आज एथेंस यूनान की राजधानी है। तो उस एथेंस में प्लेटो का जन्म एक संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो के पिता पोसीडोन नामक देवता के कुल से संबंधित था। प्लेटो की माता का संबंध सोलन वंश से था। सोलन जो स्थान भारत में मनु को प्राप्त है, मनु प्रथम मानव, प्रथम कानून निर्माता, वही स्थान सोलन को यूनान में प्राप्त है। सोलन को यूनान का पहला कानून निर्माता माना जाता है। मतलब यह है कि माता और पिता दोनों ही परिवारों की दृष्टि से, दोनों ही खानदान की दृष्टि से प्लेटो एक संपन्न परिवार में जन्म लिया था। और वह आगे लिखता है कि मैं भी
सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वयस्क हो जाऊंगा, तो अन्य व्यक्तियों की भांति मैं भी राजनीतिक जीवन में प्रवेश करूंगा। जब प्लेटो बढ़ने लगा, विद्यार्थी किया, तो उसके मल्ल शिक्षक ने उसके पुष्ट कंधों को देखते हुए उसका नाम दिया प्लाटून। प्लेटो का असली नाम था एरिस्टोक्लीस। उसके मल्ल शिक्षक ने उसको नाम दिया प्लाटून। यह प्लाटून अरबी भाषा में विकृत होकर के अफलातून बन गया, जबकि प्लेटो के नाम से वह ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो प्लेटो बहुत ही स्मार्ट व्यक्तित्व से युक्त था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही भव्य था। वह 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के संपर्क में आया और लगभग 8 वर्षों तक वह सुकरात के संपर्क में रहा। सुकरात क्या था? सुकरात कौन था? सुकरात प्लेटो का गुरु बना कैसे? सुकरात के बारे में हम जो जानकारी रखते हैं, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हम सुकरात के बारे में ज्यादा जानते हैं, कम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, या सही जानते हैं या गलत जानते हैं, क्योंकि सुकरात स्वयं अपने मुंह से अपने बारे में कुछ नहीं कहा। सुकरात के बारे में जानकारी हमें प्लेटो के माध्यम से, प्लेटो के ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। तो एक बार एक व्यक्ति एथेंस के एक मंदिर में गया। वह मंदिर था डेल्फी का मंदिर। तो वहां पर जो पुजारन हुआ करती थी, वह पुजारन लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करती थी और लोग उसको सत्य मानते थे। वह सत्य होता भी था। जैसे हम अपनी जिज्ञासा को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, उसके बाद फिर कुछ अपनी मांग रखते हैं, तो पुजारी हमको कहता है जा भगवान तेरी इच्छा पूरी कर देंगे, तो सेलेक्ट हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के अपनी जिज्ञासा रखता था और पुजारन इशारों से या अस्पष्ट शब्दों में कुछ बोला करती थी। तो एक व्यक्ति मंदिर गया डेल्फी के, और वहां पर उसने पूछा कि क्या यूनान में सुकरात से भी बढ़कर और कोई आत्मज्ञानी है, कोई सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है? तो पुजारन ने कहा कि सुकरात सबसे बड़ा आत्मज्ञानी है। जब सुकरात को इसके बारे में कहा गया कि तुमको डेल्फी की भविष्यवाणी में सबसे बड़ा आत्मज्ञानी व्यक्ति कहा गया है, घोषित किया गया है, तो सुकरात का जवाब था, मैं क्या हूं यह मैं नहीं जानता। इसके बाद सुकरात ने यह सोचा कि यदि मुझे सबसे बड़ा आत्मज्ञानी व्यक्ति घोषित किया गया है, मतलब ईश्वर मेरे माध्यम से कोई एक खास काम करवाना चाहता है। तो वह क्या करता था? वहां पर जो बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते थे, इन ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाता था और उनसे चर्चा, विचार, विमर्श, वाद विवाद किया करता था। एथेंस में लोग चौपाल में बैठा करते थे। एथेंस के लोग, वहां पर नागरिक वर्ग राज्य के कार्यों में भाग लेता था। महिलाएं घर का पूरा काम कर लेती थी और बाहर का पूरा काम दास कर लेते थे। वहां का नागरिक वर्ग जिसके पास पर्याप्त अवकाश हुआ करता था, ये लोग चौपालों में बैठ करके विभिन्न विषयों पर चर्चा, विचार, विमर्श किया करते थे, राज्य के कार्यों में भाग लेते थे। तो ऐसे चौपालों में जहां 15-20 लोग बैठे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, वहां पर सुकरात पहुंचता था और अपनी जिस विषय पर चर्चा चल रही होती उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछता था। उन प्रश्नों का जवाब एक एक करके सभी व्यक्ति देते थे। सबके बातों का, सबके विचारों का सुकरात खंडन कर देता था और अंत में अपनी बात कहता था और वहां पर उपस्थित लोगों से कहता था कि तुम मेरी बातों का, मेरे तर्क का खंडन करो। यदि खंडन नहीं कर सकते तो मेरी बातों को मानो, फॉलो। तो इससे जहां कुछ लोग सुकरात के अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए, वहीं कुछ लोग सुकरात से चिढ़ गए और ऐसे चिढ़े हुए व्यक्तियों ने मिलकर के आगे चल करके सुकरात पर अभियोग चलाया। सुकरात पर मूलतः 2 अभियोग थे, 2 आरोप थे। एक तो यह कि वह युवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, सत्य के स्थान पर असत्य का प्रचार कर रहा है, और दूसरा आरोप था
सुकरात पर कि वह नवयुवकों को, लोगों को नास्तिकता का उपदेश दे रहा है। सुकरात ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन चूंकि जन अदालत में मामला था, इसलिए जन अदालत ने बहुमत से सुकरात को दोषी माना। सुकरात से कहा गया तुम माफी मांग लो, हम तुमको क्षमा कर देंगे। सुकरात ने कहा मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो फिर माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर सुकरात से कहा गया तुम अपनी इच्छा से कोई सजा चुन लो, तो सुकरात ने कहा मुझे जो सरकारी गेस्ट हाउस में वहां पर रहने दो, वो बस सब ठीक है। लेकिन जन अदालत के न्यायाधीश इससे सहमत नहीं हुई और यह तय हुआ कि सुकरात को विषपान के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाए। विषपान का दंड देने के पहले सुकरात को जेल में बंद किया गया। विषपान के द्वारा मृत्यु का समय आया। सुकरात ने विष का प्याला अपने हाथों में लिया और उसके अंतिम उद्गार थे, एथेंस वासियों, अब प्रस्थान का समय आ चुका है। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, आप लोग जीवन की ओर। यह ईश्वर ही बताएगा कि कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा है, कौन सा मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन इतना बता देता हूं कि मैं आज 70 वर्ष का हो चुका हूं, 2-4 साल और जी लेता हूं, इसके बाद तो मरना ही है, सबको मरना ही है। तुम मेरे जैसे बूढ़े को मार करके कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सी कीर्ति प्राप्त कर लोगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं तुम सबको मार करके भी अकेले जीवित रहूंगा। और देखिए सुकरात ने विष का प्याला अपने होंठों से लगाया, उसके थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और देखिए कि आज सुकरात को मारने वालों का नाम हमको जानने के लिए पुस्तक देखना पड़ता है, लेकिन सुकरात मर करके भी जिंदा है। आज वह हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान है। तो सुकरात के इस विषपान की घटना ने प्लेटो को बिल्कुल विचलित कर दिया और वह एक सामाजिक प्राणी से दार्शनिक प्राणी बन गया। और वह अपने 7वें पत्र में लिखता है कि मैंने ये ठान लिया है, मैंने यह तय कर लिया है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिकों की श्रेणी इस देश में, इस राज्य में शासक के पद पर नहीं बैठेगी, तब तक नगर राज्य बुराइयों से अंत नहीं है, तब तक इन नगर राज्यों से बुराइयों का अंत नहीं होगा। प्लेटो की महत्ता इस बात में है कि आज तक दुनिया में कितने चिंतक, मनीषी, विचारक आए, सब ने अपने अपने ढंग से यह कहा कि राजा को कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सा चरित्र, कौन सा गुण होना चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को सबसे बड़ा योद्धा होना चाहिए, किसी ने कहा राजा को सबसे बड़ा कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, किसी ने कहा राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए, किसी ने कहा राजा को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होना चाहिए। सबने अपने ढंग से इन बातों पर चर्चा की, लेकिन प्लेटो पहला और अंतिम ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि सबसे बड़े बुद्धिमान को राजा बनना चाहिए, सबसे बड़े बुद्धिमान। तो प्लेटो के मन में जिज्ञासा यह थी कि एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जहां पर आने वाले सुकरात अपने जीवन को सुरक्षित समझें, ये जानने की इच्छा थी। आज एथेंस के लोगों ने एक सुकरात को मार डाला, सुकरात तो और भी आएंगे, अनेक ज्ञानी व्यक्ति आएंगे, अनेक दार्शनिक लोग आएंगे। इन सब के जीवन की सुरक्षा कैसे होगी? तो वह एक राज्य का निर्माण करके, एक आदर्श राज्य का प्रतिपादन करके वह आने वाले सुकरातों के जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता है। तो जब सुकरात को विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया, प्लेटो ने यह सोचा कि एथेंस अब मेरे लिए निरापद नहीं है। क्योंकि प्लेटो सुकरात का ज्यादा निकटस्थ था, इसलिए प्लेटो को लगने लगा कि एथेंस वासी मुझ पर कोई आरोप लगा करके दंडित कर सकते हैं। यह सोच करके वह एथेंस छोड़ करके भाग गया। वो 12 वर्ष तक अनेक देशों में घूमता रहा। कुछ विचारकों के अनुसार, जिनमें विल ड्यूरंट कहते हैं कि वह गंगा के तट तक भी आया था और भारत की सामाजिक व्यवस्था से वह प्रभावित हुआ था, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रभाव
हम प्लेटो के विचारों में देखने को पाते हैं। इन 12 वर्ष के दरमियान हुआ ये कि वह सिराक्यूज के राज्य में गया। वहां पर दियोन नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से वह दियोनिसियस प्रथम को दार्शनिक शास्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। वह दियोनिसियस प्रथम को दार्शनिक शास्त्र का प्रशिक्षण देने लगा और प्रशिक्षण देते देते जब उसने दियोनिसियस प्रथम के निरंकुश शासन की आलोचना करनी शुरू कर दी तो राजा बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने प्लेटो को बेच दिया। उस जमाने में लोगों को बेचा खरीदा जाता था। प्लेटो को बेच दिया और दियोन, जिसके माध्यम से प्लेटो का संपर्क दियोनिसियस प्रथम से हुआ था, उस दियोन की पत्नी का विवाह किसी दूसरे पुरुष के साथ कर दिया, उसकी पूरी संपत्ति को छीन लिया और उस दियोन को उसने देश निकाला दे दिया। और दियोनिसियस ने दियोन को समझाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी पत्नी को मैंने तुमसे छीन लिया है, मतलब तुमको पारिवारिक चिंता से मुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी पूरी संपत्ति छीन ली है, मतलब तुमको भौतिक चिंता से मुक्त कर दिया हूं और तुमको देश निर्वासन दे दिया है। इसको समझ लो, मैं तुमको विदेश प्रवास के लिए भेज रहा हूं। तो खैर, प्लेटो को एक व्यापारी ने खरीदा। जब प्लेटो के मित्रों को पता चला कि अमुक व्यापारी ने प्लेटो को खरीदा है, तो उसके मित्रों ने कुछ पैसे कलेक्ट किए और उस पैसे को दे करके अपने गुरु को मुक्त करना चाहा। उस व्यापारी ने कहा कि मैं प्लेटो को जानता हूं और जानबूझ करके मैंने उसको खरीदा है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसको न ले जा सके। मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मैं प्लेटो को मुक्त करता हूं। प्लेटो को उसके मित्र ने, उस व्यापारी ने मुक्त कर दिया और उस पैसे को लेकर के उसके मित्रों ने एथेंस में एक वाटिका खरीदी और उस वाटिका में प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की और वह एकेडमी में मृत्यु पर्यंत रहा। वह वहां पर सभी प्रकार के विषयों पर अध्ययन अध्यापन करता रहा और इस एकेडमी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि पूरी दुनिया के विभिन्न राज्यों से लोग, विद्यार्थी आकर के यहाँ पर विद्यार्जन करते थे। और ऐसे विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी अरस्तु भी था, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। और इस एकेडमी को यूरोप का सबसे पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यह लगभग 900 वर्षों तक चलता रहा। ये प्लेटो की सामान्य सी जीवनी है। इसके बारे में, उसके जीवन में जो और घटनाएं घटी, उन घटनाओं को उल्लेख जब उसके विभिन्न सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे तब होगी। अब देखें प्लेटो की पुस्तकें। प्लेटो की वैसे 28 पुस्तकें मानी जाती हैं। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लगभग 2600 पृष्ठों में प्रकाशित किया है और इन पुस्तकों में, इन 28 में से 3 पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों पुस्तकों के यूनानी नाम, लैटिन नाम और फिर अंग्रेजी नाम अलग अलग हैं। देख लीजिए, सबसे पहली पुस्तक है उसके पॉलिथेइया, यह उसका यूनानी नाम है। यह जब पॉलिथेइया लैटिन भाषा में ट्रांसलेट हुई तो उसका नाम दिया गया रेस पब्लिका, और जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ तो उसका नाम दिया गया द रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की दक्षता का, उसकी कुशलता का, उसकी उद्योगता का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसके समान पुस्तक प्लेटो की और दूसरी कोई नहीं है। रिपब्लिक के बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। उसकी दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकस, यूनानी नाम, और उसका इंग्लिश नाम है द स्टेट्समैन। स्टेट्समैन राजपुरुष, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ नहीं। राजपुरुष कौन है? जिन पर पूरे राष्ट्र को गर्व होता है, जो राष्ट्र की शान होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये राजपुरुष रहे हैं। इन राजपुरुषों के बारे में प्लेटो अपनी बातें कहता है। तीसरी पुस्तक है नोमोई, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है उसका, और यह पुस्तक दी लास्ट नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ा सा 2 लाइन। रिपब्लिक में प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण करता है जहां का शासन दार्शनिक संभालता है, मतलब दार्शनिक वहां का राजा होता है। जब प्लेटो के बारे में, प्लेटो अपने मन में यह दृढ़ धारणा रखता है कि यदि दार्शनिक शासक होंगे तो वहां पर कानूनों की आवश्यकता नहीं होगी।
मतलब प्लेटो का आदर्श राज्य लॉलेस स्टेट है, कानून विहीन राज्य है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राज्य बिना कानून के चले? लेकिन प्लेटो को यह दृढ़ विश्वास था कि यदि दार्शनिक राजा होंगे, सब कोई अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सबको मिलजुल करके रहेंगे, तो फिर उस राज्य में कानून की आवश्यकता क्या पड़ेगी? न्यायालय या अदालत की आवश्यकता क्या पड़ेगी? जेल की आवश्यकता क्यों होगी? पुलिस की आवश्यकता क्यों होगी? तो प्लेटो का आदर्श राज्य कानून विहीन राज्य है। हम भारत में राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य क्या है? सब कोई अपना काम करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सब कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे, यही तो राम राज्य है। तो जब प्लेटो को अपने जीवन के आखिरी समय में यह विश्वास हो गया कि रिपब्लिक में वर्णित राज्य की स्थापना कठिन है, असंभव नहीं है, बहुत कठिन है, तो उसने सोचा कि यदि लॉलेस स्टेट की स्थापना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, तो फिर क्यों ना एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जिस राज्य का आधार कानून हो, लॉ। तो दी लॉस में वर्णित राज्य उसका कानून आधारित राज्य है, मतलब कानून का शासन यहां पर चलता है। ब्रिटिश संविधान का मूल आधार रूल ऑफ लॉ, इसका बीज हमको प्लेटो के इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ये 3 पुस्तकें। अब देखें प्लेटो की शैली। प्लेटो ने किस शैली या किस पद्धति का उपयोग करते हुए अपने पुस्तकों को लिखा है। प्लेटो की शैली संवाद शैली कहलाती है। डायलेक्टिकल मेथड, डायलॉग, संवाद। इसको मैं सामान्य भाषा में कहूं तो प्रश्न उत्तर पद्धति, और भी स्पष्ट करके कहूं तो जिस पुस्तक में एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है, उसको प्रश्न उत्तर पद्धति कहते हैं। जैसे भारत में श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण जवाब देते हैं। महाभारत के कुछ पर्वों में युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, भीष्म पितामह जवाब देते हैं। रामचरितमानस में मां पार्वती प्रश्न पूछती हैं, भगवान शंकर जवाब देते हैं। ये प्रश्नोत्तर पद्धति के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। संवाद शैली इसी को कहते हैं। प्लेटो की सभी पुस्तकें संवाद शैली में लिखी गई हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इन पुस्तकों में सबसे मुख्य वक्ता सुकरात है। मतलब प्लेटो अपनी बातों को सुकरात के मुंह से कहलवाता है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि प्लेटो की पुस्तकों में वर्णित विचार प्लेटो के हैं या सुकरात के हैं। यदि प्लेटो के हैं तो कौन कौन से हैं, सुकरात के हैं तो कौन कौन से हैं, इसको पता लगाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया, वेद व्यास बोलते गए, श्री गणेश जी लिखते गए। सोचिए कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, क्या उस समय वेद व्यास वहां पर उपस्थित थे? नहीं थे। या उपस्थित होकर के उन्होंने 60 हैंड से पूरा सब चीजें लिख लिया, बाद में जाकर उसको बोलते गए तो गणेश जी लिखते गए, ऐसा है कि नहीं है? इस उपदेश के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद वेद व्यास जी श्री गणेश भगवान के पास गए, वो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। मतलब गीता में वर्णित विचार श्री कृष्ण के हैं या वेद व्यास के हैं, क्या इसको अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। या जब मां पार्वती प्रश्न पूछती हैं, भगवान शंकर जवाब देते हैं, पूरे रामचरितमानस में पूरे राम भगवान की कथा सुनाते हैं, तो क्या उसमें तुलसीदास जी वहां पर उपस्थित थे? नहीं थे। मतलब यह है कि इन पुस्तकों में वर्णित विचार लेखक के हैं या वक्ता के हैं, इसको अलग अलग करना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्लेटो के ग्रंथ में वर्णित विचारों को अलग अलग करना संभव नहीं है। अंततः हमें यह मानना पड़ता है कि सुकरात के मुंह से जो भी बातें वहां पर कही गई हैं, ये सब प्लेटो के विचार हैं। ये प्लेटो का एक सामान्य सा परिचय हुआ। इसके बाद अगले व्याख्यान में हम प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित विभिन्न सिद्धांतों का विचार करेंगे। धन्यवाद।